उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। इंग्लैंड में आधुनिक कृषि के आगमन को समझने में, अंग्रेजी कृषि में बाड़ाबंदी प्रणाली को समझने और उसका वर्णन करने में, कृषि की मशीनीकरण से किसानों को क्यों कष्टों का सामना करना पड़ा, ये समझने में और इसका वर्णन करने में, अमेरिका के रोटी की टोकरी और रेत के कटोरे को समझने और उसका वर्णन करने में, अमेरिका में खेती के विस्तार में मशीनों ने कैसे मदद की, इस बारे में समझने में और उसका वर्णन करने में, चीन में अफीम की तस्करी कैसे की जाती थी, ये समझने और उसका वर्णन करने में, भारतीय किसानों को अफीम की खेती करने के लिए क्यों और कैसे विवश किया गया, ये समझने और उसका वर्णन करने में, इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत, खुले खेतों और कॉमन्स का दौर, 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में इंग्लैंड में उन लोगों के द्वारा दंगे किए गए जो खेतों में कृषि मशीनों से अपनी नौकरियां खोने से भयभीत थे। उन्होंने किसानों को मशीनों को बंद करने के लिए कैप्टन स्विंग के मितकीय नाम से हस्ताक्षर किए हुए धमकी भरे पत्र भेजे थे। उन्हें स्विंग दंगाई का नाम दिया गया था। इस युग से पहले इंग्लैंड का ग्रामीण क्षेत्र काफी खुला खुला हुआ करता था। न तो उन पर कोई बाड़ लगाई जाती थी और न ही भूमि निजी भूस्वामियों की संपत्ति थी। किसानों को खेती के लिए भूमि टुकड़े आवंटित किए जाते थे। खेती योग्य भूखंडों से परे साझा भूमि होती थी जो लोगों द्वारा सभी प्रकार के उपयोगों के लिए उपलब्ध होती थी। 16वीं शताब्दी में जब विश्व बाजार में ऊन के दाम चढ़ गए तो संपन्न किसानों ने भेड़ों की नस्ल सुधारने हेतु अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। उन्होंने सघन भूखंडों की बाड़बंदी कर ली। गरीब किसानों का इन बाड़ेदार भूमि में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। ब्रिटिश संसद ने इन बाड़ों को वैधता प्रदान करने के लिए 4000 अधिनियम पारित किए। अनाज की बढ़ती मांग, 1750 और 1900 के बीच इंग्लैंड की जनसंख्या 4 गुना बढ़ गई थी। उसी दौर में इंग्लैंड का औद्योगिकरण भी हो रहा था। बहुत बड़ी संख्या में लोग रहने और काम करने के लिए गांवों से शहरों को पलायन कर गए। इससे खाद्यान्नों की मांग के साथ साथ उनके दाम भी बढ़ने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध ने यूरोप से खाद्यान्नों के व्यापार और आयात को बाधित कर दिया। खाद्यान्नों की कमी से इसकी कीमतों में भारी वृद्धि हुई। इससे उत्साहित होकर भूस्वामियों ने खाद्यान्नों की खेती के लिए भूमि क्षेत्रों में वृद्धि की, जिसके साथ उनके बाड़ाबंदी का युग। जनसंख्या में वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की कमी के स्थापित पैटर्न के विपरीत 1868 में इंग्लैंड में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में बढ़ गया। अपने उपभोग का लगभग 80% उत्पाद इंग्लैंड में हो रहा था। ये उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के कारण नहीं हुआ था, बल्कि खेती के अंतर्गत भूमि में वृद्धि के कारण हुआ था।
फसल को बदल बदल कर बोने के सरल तरीकों से फसल उत्पादन में वृद्धि की गई थी। अंग्रेजी किसान मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि के लिए शलजम और तिपतिया घास यानी क्लोवर की खेती करने लगे। नाइट्रोजन से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हुई। फसल बदलने की योजना बनाने, भूमि पर होने वाले खर्चों पर नियंत्रण और बाजार के लिए उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बाड़ाबंदी करना भूस्वामियों के लिए लंबी अवधि के निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। गरीबों पर क्या बीती? 19वीं शताब्दी के अंत तक जब बाड़ाबंदी की गई और भूमि को घेर लिया गया, तो अधिक से अधिक भूमि भूस्वामियों की अनन्य निजी संपत्ति बन गई। गरीबों को अपने मवेशियों को चराने, जलावन की लकड़ी बटोरने, फलों, कंदमूलों को बीनने, तालाबों या नदियों में मछलियां पकड़ने या गोश्त के लिए छोटे जानवरों के शिकार के लिए साझा जमीन तक उनकी पहुंच समाप्त हो गई। उन्हें उनकी भूमियों से विस्थापित होना पड़ा और वे पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए। कई लोगों को मिडलैंड्स, मध्यवर्ती प्रांतों को छोड़कर दक्षिणी काउंटी प्रांतों में जाने के लिए विवश होना पड़ा, जहां सघन और व्यापक खेती होती थी। इस क्षेत्र में कृषि मजदूरों की मांग बहुत अधिक थी, परंतु उन्हें फसल कटाई के दौरान कम मजदूरी पर ही रोजगार मिलता था। इससे भूस्वामियों के पैसे की बचत होती थी। गरीबों को वर्ष के एक बड़े भाग में नौकरी की थ्रेशिंग मशीन का आगमन। नेपोलियन के साथ युद्धों के दौरान खाद्यान्नों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई। भूस्वामियों को कृषि के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन मिला। इसी समय में थ्रेशिंग मशीनों का आगमन हुआ। अधिक से अधिक काश्तकारों ने मजदूरों पर निर्भरता कम करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों को खरीदना शुरू कर दिया। उन्हें अक्सर मजदूरों की कमी का भय सताता था और वे अक्सर मजदूरों के गुस्ताख व्यवहार और शराबखोरी की शिकायतें किया करते थे। युद्ध की समाप्ति के पश्चात सैनिक अपने गांवों में वापस आए, परंतु उन्हें आजीविका के लिए वैकल्पिक रोजगार नहीं मिला। लगभग उसी समय यूरोप में अनाज की आपूर्ति फिर से प्रारंभ हो गई। इससे खाद्यान्नों के भाव कम हो गए। कृषि मंदी शुरू हो गई थी। भूस्वामियों ने कृषि भूमि को कम कर दिया, मजदूरों की संख्या और दिहाड़ी में कमी कर दी। उन्होंने खाद्यान्नों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। गरीब लोग एक गांव से दूसरे गांव रोजगार की तलाश में भटकने लगे। जिन मजदूरों के पास रोजगार था, उन्हें हमेशा उसके खोने का डर लगा रहता था। कृषि मशीनों के विरोध में इंग्लैंड के देहातों में कैप्टन स्विंग दंगे फैले। आजीविका खोने के लिए कृषि मशीनों को उत्तरदायी बताया गया। उनकी नजर में थ्रेशिंग मशीन मजदूरों के लिए बुरे वक्त की निशानी थी। रोटी की टोकरी और रेतीला पंजर। पश्चिम की ओर प्रसार और गेहूं की खेती। जब इंग्लैंड में साझी जमीन पर बाड़ाबंदी की जा रही थी, तो अमेरिका में उस समय बड़े पैमाने पर स्थायी खेती का विकास नहीं हुआ था। 1780 तक
श्वेत अमरीकियों की बसावट पूर्वी तट की एक छोटी संकीर्ण पट्टी तक ही सीमित थी। अधिकांश भूमि मूल अमेरिकी इंडियनों के अधिकार में थी। 1800 के पश्चात अमेरिकी सरकार ने अमेरिकाने मूल निवासियों के पश्चिमोत्तर भाग में धकियाने के लिए नीतियां तैयार की। इन नीतियों में स्थानीय लोगों के विस्थापन और उनकी भूमियों को कृषि भूमि में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी। प्रारंभ में अमेरिकी इंडियनों को मिसिसिपी नदी के पार धकेल दिया गया था, परंतु 1860 तक श्वेत लोगों ने मिसिसिपी के पार के विस्तृत मैदानों में भी बढ़ना प्रारंभ कर दिया। उपजाऊ मिट्टी में अच्छी उपज होती थी। ये क्षेत्र अमेरिका का एक प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र बन गया। गेहूं उत्पादक किसान 19वीं शताब्दी तक अमेरिकी शहरी जनसंख्या बढ़ रही थी और साथ ही निर्यात बाजार भी बढ़ रहा था। किसानों को उच्च मांग और बढ़ी हुई कीमतों के कारण गेहूं के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस मांग में और वृद्धि हुई जब रूसी गेहूं की आपूर्ति को निलंबित कर दिया गया और अमेरिका ने यूरोप को गेहूं की आपूर्ति की। 1910 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 45 मिलियन एकड़ भूमि में गेहूं की खेती की जाती थी। 1919 तक ये क्षेत्र 74 मिलियन एकड़ तक फैल गया था। कई बड़े किसान व्यक्तिगत रूप से 2000 से 3000 एकड़ तक की भूमि नियंत्रित करते थे। नई तकनीक का आगमन। जब श्वेत प्रवासी मध्य पश्चिमी घास के मैदानों यानी प्रेयरी में पहुंचे तो पूर्वी तट पर उपयोग में आने वाले साधारण हल बेकार साबित हुए। यहां के मैदान घनी यानी प्रेयरी घास से ढके थे, जिनकी जड़ें बहुत और गहरी होती थीं। इस सख्त जमीन को तोड़ने के लिए और मिट्टी को पलटने के लिए नए हल विकसित किए गए। पहली मशीनी कटाई मशीन का आविष्कार 1831 में किया गया था। नई मशीनें बड़े किसानों के लिए उपयोगी थीं। उनका काम न्यूनतम मानवीय श्रम बल के साथ तेजी से किया जा सकता था। उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसका अर्थ था बड़ा मुनाफा। गरीब लोगों का क्या हुआ? गरीब किसानों के लिए ये मशीनें बर्बादी बनकर आईं। कुछ किसानों ने ऋण लेकर नई मशीनें खरीदी थीं, जिसका वे कभी भुगतान नहीं कर पाए। उन्होंने वैकल्पिक नौकरियों की तलाश करने के लिए कृषि छोड़ दी। मशीनीकरण ने श्रम की आवश्यकता कम कर दी थी। कोई नौकरियां नहीं थीं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी की शुरुआत में जो आर्थिक तेजी अनुभव की गई थी, वो समाप्त हो गई थी। खाद्यान्न से बाजार भरे पड़े थे। गेहूं की कीमतें गिर गईं। निर्यात बाजार ढह गया। 1930 की महान कृषि मंदी की पृष्ठभूमि में यही परिस्थितियां काम कर रही थीं। रेत का कटोरा। संयुक्त राज्य अमेरिका के अति उत्साही प्रवासियों ने गेहूं के खेत बनाने के लिए विशाल भूखंडों को घास की परतों से विहीन कर दिया। घास को तोड़कर पूरे क्षेत्र को रेत के विशालकाय कटोरे में परिवर्तित कर दिया। इस क्षेत्र की परिस्थिति संकट में पड़ गई। सामान्य तूफानों ने काले भयावह तूफानों का रूप ले लिया।
1930 के दशक से प्रारंभ के पश्चात से वर्षा ही नहीं हुई थी। इन दोनों का संयुक्त प्रभाव दक्षिणी मैदानों में भयावह धूल के तूफानों का कारण बना। भारतीय किसान और अफीम का उत्पादन। चाय का शौक, चीन के साथ व्यापार। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में चीनी चाय बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसका आयात लाभप्रद नहीं था, क्योंकि इसके बदले में चीन को बेचने के लिए कोई उत्पाद नहीं था। चीन के मंचू, कन्फ्यूशियस शासकों ने स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप को रोकने के लिए विदेशी व्यापारियों को कभी चीन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। अंग्रेज व्यापारियों को चीन से चाय खरीदने के लिए चांदी या बुलियन में भुगतान करना पड़ता था। ये उनके राष्ट्रीय कोष को खाली कर रहा था। अंग्रेज व्यापारियों ने इसके लिए अंततः अफीम को चुना। अफीम की लत से अवगत चीनी सम्राट ने इसका उपयोग केवल औषधीय उद्देश्यों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। 18वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमी व्यापारियों ने अवैध रूप से चीनी व्यापारियों के साथ अफीम का व्यापार प्रारंभ कर दिया। वर्षों बाद जब अंग्रेज चीनी चाय का आनंद ले रहे थे, चीनियों को अफीम की लत लग चुकी थी। अफीम कहां से प्राप्त होती थी? चीन के साथ ब्रिटेन का अवैध अफीम का व्यापार फल फूल रहा था। अफीम की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारतीय किसानों को अफीम उगाने के लिए विवश किया गया। भारतीय किसानों ने पहले अफीम उगाने का विरोध किया, क्योंकि दालों के लिए सर्वोत्तम खेतों में अफीम उगाई जानी थी। अफीम उगाने का अर्थ था दालों की खेती न करना और उन्हें घटिया भूमि में उगाना। दूसरा, किसानों को भूस्वामियों से बहुत अधिक लगान पर भूमि लेनी पड़ती थी। तीसरा, अफीम को विकसित होने में काफी अधिक समय लगता था। उन्हें अन्य फसलों को उगाने के लिए समय नहीं मिलता था। और अंततः किसानों से अफीम खरीदने का सरकार मूल्य भी बहुत कम था। इससे अफीम उगाना एक अलाभकारी कार्य था। अनिच्छुक किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे राजी किया गया? प्लासी 1757 के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में अपने शासन का विस्तार किया। उन्होंने अपने नियंत्रण वाली भूमि में अफीम का उत्पादन किया। बिहार और बंगाल के आंतरिक भागों में गांव के मुखिया निर्धनतम किसानों को अफीम उगाने के लिए अग्रिम भुगतान कर देते थे। ये उनके लिए अग्रिम ऋण थे। लोग ऋण को इस आशा में स्वीकार कर लेते थे कि वे धीरे धीरे इसका भुगतान कर देंगे। दुर्भाग्य से वे ऐसा कभी नहीं कर पाए। ऋण के माध्यम से वे गांव के मुखिया और अप्रत्यक्ष रूप से औपनिवेशिक सरकार के बंधुआ थे, क्योंकि अफीम के लिए सरकार के एजेंट मुखिया को किसानों को देने के लिए पैसे दे रहे थे। इसके बदले में उन्हें विशिष्ट अफीम के खेतों में काम करने और अफीम के एजेंटों को बहुत कम कीमत पर अफीम देने के लिए विवश होना पड़ता था। किसान ना तो अपनी पसंद की फसल उगा सकते थे और ना ही उपज किसी और को बेच सकते थे। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किसानों ने बेहतर दाम की मांग प्रारंभ कर दी।
उन्होंने अग्रिम राशि लेने से मना कर दिया। बनारस, अब वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में बहुत से किसानों ने इसके स्थान पर गन्ना और आलू की खेती शुरू कर दी। बहुत सारे किसानों ने अपनी फसलों को उन घुमंतू व्यापारियों यानी पैकारों को बेच डाला जिन्होंने उच्च कीमतों की पेशकश की थी। 1820 तक अंग्रेजों ने अपने क्षेत्रों में अफीम उत्पादन में कमी और राजस्थान की रियासतों और मध्य भारत जैसे क्षेत्रों में जो उनके नियंत्रण में नहीं थे, वहां वृद्धि देखी। अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए औपनिवेशिक सरकार ने अपने एजेंटों को रियासत से सभी अफीम को जब्त करने और फसलों को नष्ट करने के निर्देश दे दिए। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। स्वयं दंगाइयों ने इंग्लैंड में 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के प्रारंभ में मशीनीकृत खेती का विरोध किया था। इसी समय में इंग्लैंड के खुले खेतों का स्थान बाड़ाबंद खेत ले रहे थे। फसलों की उत्पादन में वृद्धि फसलों को बदलने जैसे सरल तरीकों से हो रही थी। जब गरीब किसानों ने साझे क्षेत्रों में अपने पारंपरिक अधिकार खो दिए, तो उन्हें कृषि मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए विवश होना पड़ा। नेपोलियन के साथ युद्धों के दौरान इंग्लैंड में थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग शुरू हुआ। 1780 के आसपास श्वेत अमेरिकियों ने मूल अमेरिकी इंडियनों को विस्थापित कर पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। 1860 तक श्वेत प्रवासी मिसिसिपी के विशाल मैदानों में फैल गए। 1919 तक अमेरिका में गेहूं की खेती के अंतर्गत क्षेत्र 74 मिलियन एकड़ तक बढ़ गया था। 1831 में पहली कटाई मशीन का आविष्कार हुआ था। नई मशीनें बड़े किसानों के लिए उपयोगी थीं। 1930 में महान कृषि मंदी हुई थी। गेहूं की खेती के लिए खेत बनाने के लिए विशाल भूखंडों को उनके घास की परतों से विहीन कर दिया गया था, जिससे मिसिसिपी क्षेत्र की परिस्थिति संकट में पड़ गई थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमी व्यापारियों ने चीनी व्यापारियों के साथ अफीम का अवैध व्यापार प्रारंभ किया था। अफीम की आपूर्ति बढ़ाने हेतु भारतीय किसानों को अफीम उगाने के लिए विवश किया गया।